नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है फाइटोफथोरा की रेमेडीज़ के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपने मेरा फाइटोफथोरा का पार्ट 1 देखा है तो मैंने उसमें बताया था फाइटोफथोरा के कौन कौन से काजिंग एजेंट हैं, कितनी प्रजातियां हैं फाइटोफथोरा की जो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में हमारे किन्नू के बाग, माल्टे के बाग को नुकसान करती है। और 4 चीज़ों में हमने उसको फाइटोफथोरा को समझने के लिए डिवाइड किया था, जैसे डैम्पिंग ऑफ फूट रोट, फाइब्रस फूट रोट और ब्राउन रोट ऑफ फ्रूट। तो जिन किसान भाइयों ने मेरा वीडियो ठीक तरीके से देखा है उनके लिए आज ये रेमेडीज़ जो मैं यहाँ पर बताऊँगा वो हम करके अपना फाइटोफथोरा का जो इन्फेस्टेशन रेट है उसको कम कर सकते हैं। साथ में मैं जनरल जो मेथड हमने अप्लाई करने हैं अपने बाग में ताकि फाइटोफथोरा का जो इन्फेस्टेशन रेट है वो कम कर सके, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम उसमें चलते हैं जनरल मेथड में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो हमने करना है, काम क्या करना है, अपना जो खेत की प्रॉपर ड्रेनेज है उसको ठीक करना है। ड्रेनेज इन द सेंस कि बारी बारी पानी फ्रीक्वेंटली लगाने से क्या है, फाइटोफथोरा ज़्यादा आता है हमारे बाग में। उसका कारण ये है क्योंकि जो एयर के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर अगर हम बारी बारी पानी लगाएंगे तो वो सैचुरेटेड सोयल हो जाएगी। सैचुरेटेड सोयल वो होती है जिससे जो प्लांट की जो रूट्स है वो न्यूट्रिएंट आसानी से ले नहीं सकती, उन्हें सैचुरेटेड सोयल बोलते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के जो साइंटिस्ट हैं या हॉर्टिकल्चर विभाग के जो विशेषज्ञ हैं वो हमें बारी बारी पानी जल्दी लगाने के लिए इसीलिए मना करते हैं क्योंकि क्या होता है, जैसे भी हम पानी लगाएंगे तो जितना स्पेस हमारी सोयल के अंदर है, खाली स्पेस, एयर स्पेस जो है उसमें सब में पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो डिप्लेशन जो है ऑक्सीजन की रहेगी और रूट्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ फाइटोफथोरा के जो स्पर्म्स है, जिसको हमने ज़ूस्पोर्स भी बोला है, वो एक्टिवेट होंगे और हमारे रूट्स को इन्फेक्ट कर देंगे। जैसे दोबारा पानी लगाया वो फिर ज़ूस्पोर्स अपना जो है प्रोड्यूस करेगा फाइटोफथोरा और वो ज़्यादा इन्फेक्टिव हो गई। इसी इन्फेक्शन को ही हम इन्फेस्टेशन रेट बोलते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है, प्रॉपर इरिगेशन रहना चाहिए। सेकंड जो है वो ये है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन के लिए आगे जो है करना होगा, क्योंकि अगर हम फ्लडी पानी लगाते हैं, अगर मान लीजिए हमारा कोई प्लांट जैसे 20 बाई 20 पे है तो 100-110 प्लांट हमारे 1 एकड़ में लगे हुए हैं और किसी 2 में या 3 में फाइटोफथोरा है और हम फ्लडी पानी लगा रहे हैं, तो ज़ूस्पोर्स की मूवमेंट जो है वो फाइटोफथोरा सेकंड प्लांट में जो बिना इन्फेक्टेड है उसमें भी आ जाएगी, क्योंकि वो पानी के साथ मूव करेगा। तो एक प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए हमारे बाग में। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि अपने बाग को या तो घेरा बना के उसके अंदर ही पानी डालें बाय टैंक। 2000-5000 लीटर का जो टैंक है उसको खोल के अपना प्लांट का जो घेरा है वो उसको हम कवर कर सकते हैं, ताकि एक पार्ट से वाटर जो है दूसरी तरफ दूसरे प्लांट में ना मूव करे। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ड्रिप इरिगेशन इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो वाटर की मूवमेंट है वो एक प्लांट से दूसरे की तरफ ना जाए। जो थर्ड रीज़न है वो हमें क्या करना है, अपना जो प्लांट है उसको पानी नहीं लगने देना नियर द ट्रंक। मतलब जो पेड़ा है, हमारी छाल है, वो जो है उसको हमने पानी से नहीं भरना है। उसकी जो अंडर कैनोपी है उसी जगह पानी देना है, मतलब घेरे में पानी देना है। डायरेक्ट जो हमारा वाटर है वो ट्रंक के साथ लगना नहीं चाहिए। तीसरा ये है, हर बॉडी में जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो उसमें भी इम्यून सिस्टम है और कोई भी हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारा सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ जाता है। इस तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं कि उस बीमारी को नेचुरली किल करे। वैसे ही सेम प्लांट में डिफेंस मैकेनिज्म होता है। यदि हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा तो फाइटोफथोरा का अटैक भी कम रहेगा। मेरी आपसे यही राय है कि आप सोयल एनालिसिस करवाइए, लीफ एनालिसिस करवाइए और उसके बैलेंस के अनुसार ही जो है अपना फर्टिलाइज़र्स तय कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स कोशिश कीजिए कि बाय स्प्रे फोलियर हो, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो तो हमने फोलियर स्प्रे ही देने हैं। नीचे देने वाले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी एफिशिएंसी और प्लांट की टेंडेंसी कम होती है लेने की, तो हमें मोस्टली यूज़ जो करने हैं फोलियर ही करने हैं और उसका जो रेशो है वो हम अपना लीफ और सोयल एनालिसिस के बाद डिसाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर प्लांट स्वस्थ रहेगा हमारा तो फाइटोफथोरा का अटैक से भी हम बचे रहेंगे।
कुछ HLB और फाइटोफथोरा जिस प्लांट में मान लीजिए HLB का भी प्रकोप है, अगर जो किसान भाई HLB नहीं जानते तो किन्नू की खेती चैनल में आप जाके HLB का वीडियो मेरा देख सकते हैं। कुछ प्लांट्स में अगर HLB है तो वहाँ फाइटोफथोरा का इन्फेस्टेशन रेट और ज़्यादा रहेगा। वो इस कारण क्योंकि फाइटोफथोरा अपना रूट्स में लगने के बाद जितना भी न्यूट्रिएंट प्लांट को अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए वो उसको मिल नहीं पाएगा। तो इस कारण जो है HLB का जो प्रकोप है वो बढ़ता जाएगा और हमारा प्लांट जल्दी से जल्दी किल हो जाएगा। थर्ड जो काम करने वाला है, जहाँ से भी हम नया अपना प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो आप उन्हीं नर्सरी से लीजिए जो फाइटोफथोरा फ्री हो। और फोर्थ मैं ये इसमें जनरल टॉपिक में आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी अब जब अपना प्लांट आप उसमें अपना खेत में आप जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो बड का यूनियन है, मतलब ये अगर मान लो यहाँ ग्राफ्टिंग की है हमने, तो जो इसका यूनियन है उससे ज़मीन से 6 से 9 इंच ऊपर ही उसको जो आपने प्लांट करना है और थोड़ा एलिवेटेड पोजीशन में करना है, मतलब थोड़ा मिट्टी लगा देना है। जैसे ये प्लांट है, इसके ऐसे एलिवेटेड पोजीशन में मिट्टी लगा देना है ताकि जो वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा ट्रंक ना आए। तो अब ये तो है हमारा जनरल प्रैक्टिसेस जो हमने फाइटोफथोरा के लिए देखनी है। और अब बात करते हैं कुछ फंजीसाइड्स की जो फाइटोफथोरा पे ठीक तरीके से कारगर हैं। और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे फार्मर्स से रिव्यूज़ लेके कैटेगरी वाइज फंजीसाइड जो है वो बताए हैं कि मैंने कईयों ज़मींदारों से भी पूछ के, किसान भाइयों से पूछ के और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो देखे हैं, उनके बेसिस पे मैं फर्स्ट 3 जो अच्छे फंजीसाइड हैं, जैसे कि फर्स्ट एलियट है जो बायर कंपनी का आता है, रेडोमिल गोल्ड है वो है, और एक करजेट है जो इसका कोटेवा एग्रोसाइंसेस का आता है, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो हम उसकी डोज और वो इस स्लाइड के थ्रू हम जान लेते हैं। रिव्यू में अगर मैं 3 फंजीसाइड जो मैंने बताया आपको, रेडोमिल, करजेट और एलियट को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैंने कैटेगरी वाइज रिव्यूज़ के आधार पर फर्स्ट नंबर पे रेडोमिल गोल्ड को रखा है। इसकी जो डोज है 2.5 ग्राम से 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर ये हमें देनी है, और इसका जो रिपीट है वो हमें 45 से 90 दिन के बाद करना है। सेकंड जो है वो डाउ डूपॉन्ट का आता है करजेट के नाम से, उसकी जो डोज जो है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। और जो थर्ड है वो है एलियट बायर का, जिसकी डोज 2.5 ग्राम पर लीटर रहेगी और उसकी सेकंड रिपीटेशन 60 to 90 डेज के बाद रहेगी। कुछ जो नए केमिकल्स अभी 2023 में अपने अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको हम जो है इंपोर्ट कर सकें। मैंने कई कंपनीज़ को मेल भी किया है, उनमें जैसे अल्ट्रा फ्लोरिश है, फोस्ट्रोल है, प्रोफाइट है। ये 3 जो केमिकल न्यू जनरेशन केमिकल हैं और ये फाइटोफथोरा पे कंपनीज़ जो हैं लेबल क्लेम देती है। जो पहले 3 हैं जो मैंने बताए, रेडोमिल गोल्ड, करजेट और एलियट, ये सिट्रस पे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ के डाटा के अनुसार और ट्रायल के अनुसार यूनिवर्सिटीज़ में इन तीनों को बताया गया है। हमने अभी करना क्या है कि अगर जैसे हमारा ग्यूमोसिस की शिकायत हमें ज़्यादा है तो उसे किसी शार्प नाइफ से उसको खुरच कर उस पर हम 100 ml लिंसीड ऑयल, अलसी का तेल में जो है 2 ग्राम, चाहे आप रेडोमिल गोल्ड मिला लीजिए, चाहे करजेट मिला लीजिए या चाहे एलियट मिला लीजिए, 2 ग्राम 100 ml लिंसीड ऑयल में आपको मिलाकर उस वाउंड को जहाँ से हमने वो कट किया है थोड़ा चक्कू से साफ़ कर शार्प नाइफ से उसको वाउंड को हम उस सॉल्यूशन से जो है पेंट कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमने जैसे मान लीजिए 25 ग्राम एलियट हमने इस बारी क्रॉप में फाइटोफथोरा को कंट्रोल करने के लिए ड्रेंचिंग किया है, तो हमें नेक्स्ट टाइम रेडोमिल का 3 महीने बाद यूज़ करना है। हमें एक ही फंजीसाइड बारी बारी यूज़ नहीं करना है 1 साल के दौरान। वो इसलिए क्योंकि अगर फाइटोफथोरा में उस फंजीसाइड के प्रति रेजिस्टेंस आ गई तो हम फाइटोफथोरा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सुझाव किसान भाइयों यही है कि आप अगर 1 साल का पीरियड लेके चलते हैं तो उसमें 3 बारी फंजीसाइड का यूज़ कीजिए। चाहे आप फर्स्ट टाइम पे रेडोमिल गोल्ड कर लीजिए, सेकंड टाइम पे एलियट कर लीजिए, चाहे आप इसको थर्ड टाइम पे करजेट से ट्रीट कर सकते हैं। इनमें गैप जो है 2 से 3 महीने का होना चाहिए।
अगर जैसे हम मान लीजिए रेडोमिल गोल्ड हम अब यूज़ करते हैं मार्च में या अप्रैल के अंदर, एज के हिसाब से जैसे 10-12 साल 15 साल का अगर मैं किन्नू माल्टा की बात करूं, तो उसके अंदर हमने 50 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से देना है। देने का तरीका क्या रहना है उसमें, हम 50 ग्राम जो रेडोमिल गोल्ड है वो पानी में मिलाकर थोड़ी सी ऊपर वाली जो मिट्टी है जहां हमारी कैनोपी की जो लेयर है उसको हटाकर उसमें हमने छिड़काव करना है और उस मिट्टी को जो है वापस ढक देना है। एक प्रोसेस तो ये है। सेकंड, अगर हम ड्रिप से देना चाहते हैं तो वो भी अच्छा प्रोसेस है। अब अगर हमने 50 ग्राम एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमने 50 ग्राम ऑफ रेडोमिल गोल्ड अगर हम फर्स्ट टाइम में यूज़ कर रहे हैं तो हमें 2.5 ग्राम जो एलियट है उसकी स्प्रे हम करवा सकते हैं। यानी कि अगर अप्रैल के अंदर हमने 50 ग्राम के हिसाब से रेडोमिल गोल्ड नीचे सोइल में ड्रेंच किया है तो हम 2.5 ग्राम के हिसाब से एलियट भी करवा सकते हैं ऊपर। उसके 3 महीने बाद हम एलियट नीचे देंगे और उसके ठीक 3 महीने बाद हम जो है कर्जेट ड्रेंचिंग या फिर फोल्डर स्प्रे में लेंगे। जो कर्जेट की डोज है ड्रेंचिंग में वो 25 ग्राम रखेंगे, रेडोमिल की 50 ग्राम रखेंगे और बायर वाले एलियट की जो है हम 25 ग्राम रखेंगे। ये जो डोज है वो 10 से 12 साल 15 साल के प्लांट की मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। जो फोर्थ और लेटेस्ट केमिकल जो है अभी हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो है अल्ट्रा फ्लोरिश। ये बाहर फॉरेन में फ्लोरिडा में यूएसए में मेफोनेक्सम नाम से साल्ट 25.1% है। ये कोशिश है हमारी कि हम इसके ट्रायल्स जल्दी से जल्दी आप लोगों को अवेलेबल करवाएं। फोस्ट्रोल है और प्रोफाइट है। 6 महीने 8 महीने में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कंपनी से रिस्पॉन्स आएगा जिससे हम आपको फ्री ट्रायल जो है अवेलेबल करवा सकेंगे। और जो लास्ट में हम हैं कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। जो वाइट वाश हम मिक्सचर करते हैं वैसे भी कर सकते हैं अपने प्लांट को ग्यूमोसिस से बचाने के लिए, फुट रोट से, क्राउन रोट से बचाने के लिए। और अभी कुछ टाइम से क्लोरीन भी जो किसान भाई यूज़ कर रहे हैं वो भी 50 ml अकॉर्डिंग टू एज। 10 साल के जो प्लांट है 50 ml 5% ऑफ सोल्यूशन हम उसका 0.5% ऑफ सोल्यूशन जो हम उसका है क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लोरीन में एक चैलेंज है। क्लोरीन आपकी जब भी काम करेगी जब आपकी क्लोरीन ठीक तरीके से बनाई होगी। कहने का भाव यही है, मान लीजिए हम 20 लीटर की कैनी कोई क्लोरीन की लेके आते हैं और उसको ढक्कन खोल के जितनी हमारी ज़रूरत है यूज़ कर लिया और वापस उसको ब्लॉक कर दिया, तो वो क्लोरीन जो गैस उसमें बनी है कुछ ना कुछ मात्रा में वो हवा में उड़ जाएगी, तो हमारा क्लोरीन का जो सॉल्यूशन है वो ख़राब हो जाएगा। क्लोरीन हमें जब भी यूज़ करनी हो तो एक फ्रेश जो है कैन हमें यूज़ करना चाहिए और विद इन 24 आवर्स हमें उस कैन को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज का सेशन हम किसान भाइयों यही कंप्लीट करते हैं फाइटोप्थोरा के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो ठीक तरीके से समझ आएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।